जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं राहु के बारे में। राहु एक ऐसा ग्रह है जिसे कलयुग में बहुत ज्यादा अच्छे फल देने वाला भी कहा जाता है और परेशानियों का कारक भी माना जाता है। अब ये अच्छे फल कब देते हैं और परेशानियों के कारक कब बनते हैं, ये डिपेंड करता है कि राहु की आपकी कुंडली में क्या पोजीशन है, वो किस हाउस में बैठे हुए हैं, किस राशि में बैठे हुए हैं, किस ग्रह के साथ बैठे हैं, किसकी दृष्टि उन पे पड़ रही है और उनकी दृष्टि किसके ऊपर पड़ रही है। यह डिसाइड करता है कि राहु आपकी कुंडली में आपके जीवन में क्या असर डालेंगे। कई लोगों के लिए राहु ही करोड़पति बनाने का कारक बन जाते हैं और कई लोगों की जिंदगी की सारी परेशानियों का कारण ही राहु होते हैं। तो आपकी कुंडली के हिसाब से राहु कारक हैं या मारक हैं, आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं या आपकी परेशानियों का कारण बने हुए हैं, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे। राहु एक छाया ग्रह है। राहु की कहानी के बारे में अगर कहा जाए तो राहु की कहानी केतु के बिना पूरी नहीं हो सकती। स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि जब समुद्र मंथन का काम देवताओं ने और राक्षसों ने मिलकर किया था और अमृत समुद्र मंथन से निकल के आया था, तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार लिया था और जितने भी देवता थे सिर्फ उन्हें अमृत पीने को मिले ऐसी एक लीला रचाई थी। तो स्वरभानु नाम का एक राक्षस था जो देवताओं की पंक्ति में जाके बैठ जाता है कि उसको भी अमृत पीने को मिल जाए। वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठा हुआ था। भगवान विष्णु मोहिनी अवतार में जो थे वो उसे अमृत दे देते हैं और वो अमृत पी भी लेता है, लेकिन जब अमृत उसके गले से नीचे उतर रहा होता है उसी समय सूर्य और चंद्रमा विष्णु जी से ये बता देते हैं, उनको ये चीज जाहिर कर देते हैं कि ये देवता नहीं है, ये एक राक्षस है। पहचान जाते हैं वो लोग। तो उसी समय भगवान विष्णु जो है वो अपने सुदर्शन चक्र से उस राक्षस स्वरभानु का गला काट देते हैं और ऊपर का हिस्सा बन जाता है राहु और नीचे का हिस्सा बन जाता है केतु। क्योंकि वो अमृतपान ऑलरेडी कर चुका था तो वो मरता नहीं है, लेकिन उसके शरीर के दो हिस्से हो जाते हैं। सिर्फ सर का हिस्सा कहलाता है राहु और सर से नीचे का हिस्सा केतु। कुछ लोग राहु और केतु को चंद्रमा की छाया के तौर पे भी एक्सप्लेन करते हैं, और क्योंकि जितनी सेलेस्टियल बॉडीज हैं उसमें राहु और केतु कहीं दिखाई नहीं देते, इसीलिए इन्हें छाया ग्रह कहा जाता है। तो राहु की जो सबसे पहली चीज इस कहानी से निकल के आती है वो तो ये है कि राहु के पास अधूरापन है। राहु आपकी कुंडली में जहां कहीं पे भी बैठेंगे उस चीज में एक अधूरापन तो लेके आ ही जाएंगे, और अधूरापन जो होता है ये आपको किसी चीज से अटैच कर देता है। राहु क्योंकि सर का हिस्सा है, ठीक है ना, सोचने समझने की क्षमता जो है वो सारी की सारी सर में होती है, ठीक है। तो ये जब किसी चीज से अटैच होते हैं तो उस चीज के बारे में एक तरीके से कहा जाए तो ऑब्सेशन आ जाता है ऐसे इंसान के अंदर। राहु आपकी कुंडली के जिस हाउस में बैठे होंगे उस हाउस के जो कारक चीजें होती हैं उनसे आप बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हो। इसके साथ ही साथ राहु को एक्सपेंशन का भी कारक माना जाता है। जिस जगह पे भी राहु जुड़ जाएंगे उस चीज को बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर देते हैं। अच्छाई को भी एक्सपेंड कर देंगे और बुराई को भी बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। मतलब अगर कोई इंसान किसी को थप्पड़ मारने जा रहा है और राहु का प्रभाव उस पर आ जाए तो फिर वो हाथ पांव तोड़ देगा। एक्सपेंड करने वाली चीज आती है। किसी को अगर 10 रुपए का दान करने का मन कर रहा है, राहु का प्रभाव उसके ऊपर आ जाए तो हो सकता है कि वो वहां पर जाके 1000, 10,000, 20,000 दे आए। ये चीज करने का काम करते हैं राहु, एक्सपेंशन, बढ़ा देते हैं चीजों को। इसके अलावा राहु की जो और सबसे बड़ी चीज है वो है इल्यूजन, भ्रम। छाया है ना, आप किसी की छाया देख के तो उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते कि वो किस तरीके का है, काला है, गोरा है, पतला है, मोटा है। आपको किसी की छाया देख के इतनी जल्दी पता नहीं चलता उसके बारे में। यही राहु की भी खासियत होती है। ये जिस चीज से अटैच हो जाते हैं उस चीज को लेके भ्रम बहुत होता है इंसान के अंदर। अगर आपके दिमाग के ऊपर राहु का प्रभाव आ गया तो ऐसा इंसान हमेशा भ्रम में रहता है। उसको लगता है कि वो जो कर रहा है वो बिल्कुल सही है, वो जो कर रहा है उसको करके वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा। कोई कितना भी समझा ले वो कभी नहीं सुनता किसी की। जब रिजल्ट आता है और उसे पता चलता है कि भैया यहां तो बैंड बज गई, तब उसको एहसास होता है कि उसने गलत डिसीजन लिया था। लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता वो हमेशा यही मान के चलता है कि वो जो कर रहा है वही सबसे सही है। तो राहु को समझने की मेन बात क्या हो गई? सबसे पहली चीज कि जहां कहीं पे भी राहु बैठेंगे आपको वहां से बहुत ज्यादा अटैच कर देंगे, उस चीज से, उस हाउस से बहुत ज्यादा अटैच कर देंगे, लेकिन उसी से आपको डिससैटिस्फैक्शन भी होगा। जहां कहीं राहु बैठेंगे उस चीज को बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर देंगे, लेकिन उसी को लेके आपको सबसे ज्यादा इल्यूजन भी होगा, सबसे ज्यादा भ्रम आपको उसी चीज को लेके होगा। अब एक एक करके हाउसेस में देख लेते हैं कि किस हाउस में बैठ के ये क्या रिजल्ट देते हैं।
अब फर्स्ट हाउस समझने के लिए हमें ये तो पता होना चाहिए कुंडली का फर्स्ट हाउस होता क्या है। तो मैं बेसिक क्लियर कर देता हूं जो मैं अपने हर एस्ट्रोलॉजी वीडियो में करता हूं, ताकि आप पहली बार अगर कोई एस्ट्रोलॉजी वीडियो देख रहे हो तो भी आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये एक एग्जाम्पल कुंडली है जहां पे जो नंबर्स लिखे हैं ये हाउसेस को दर्शाते हैं। जहां नंबर 1 लिखा है वो फर्स्ट हाउस है, जहां 4 लिखा है वो फोर्थ हाउस है, जहां 7 लिखा है वो सेवंथ हाउस है। और ये हाउसेस किसी की कुंडली में नहीं बदलते, इसी वजह से किसी की भी कुंडली में हाउस के नंबर नहीं लिखे होते। आपकी कुंडली हो, पड़ोसी की कुंडली हो, विदेश में रहने वाले किसी इंसान की कुंडली हो, जो हाउस के नंबर यहां लिखे हुए हैं सबके लिए ये हाउस फिक्स होते हैं। फर्स्ट हाउस फर्स्ट ही रहेगा, सेवंथ हाउस सेवंथ ही रहेगा। लेकिन आप कहोगे कि आपकी कुंडली में तो कुछ और नंबर लिखे हुए हैं, तो वो हाउस के नंबर नहीं है, वो राशियों के नंबर हैं। आज का जो ये टॉपिक है इसके लिए हमें राशियां समझने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ हाउस से समझिए। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस मैंने आपको बता दिया कौन कौन से हैं। यहां पे अगर रा लिखा हुआ है या आर ए लिखा हुआ है, मतलब वहां पे आपकी कुंडली में राहु बैठे हुए हैं। अब एक एक करके एक एक हाउस में इसका असर देखेंगे। तो पहला ही हाउस अगर हम देखें, आपके फर्स्ट हाउस में अगर रा लिखा हुआ है या आर ए लिखा हुआ है तो फर्स्ट हाउस में राहु बैठे हुए हैं। अब फर्स्ट हाउस जो होता है ये आपका खुद का हाउस होता है। फर्स्ट हाउस आपके खुद के बारे में बताता है, पर्सनैलिटी के बारे में बताता है, आपके व्यक्तित्व के बारे में बताता है। तो राहु अगर फर्स्ट हाउस में ही बैठ जाए तो ऐसा इंसान बहुत ज्यादा समझदार होता है, बहुत ज्यादा चालाक होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है, नई नई चीजें सीखने का इसका मन करता रहता है, ये बहुत जल्दी नई चीजें सीख भी जाता है। ऐसा इंसान जो होता है ना ये अपने आप से बहुत ज्यादा अटैच हो जाता है, मतलब आप इसे सेल्फिश कह सकते हो एक तरीके से। ये कभी नहीं मानेगा, मैंने कहा ना राहु इल्यूजन पैदा करता है। आप इससे बोलोगे यार तुम बहुत ज्यादा सेल्फिश किस्म के हो, तुम अपने बारे में काफी सोचते हो, ये कभी नहीं मानेगा कि यार मैं कहां सेल्फिश हूं, मैं तो हमेशा दूसरों के लिए सोचता हूं, दूसरों के लिए करता रहता हूं। लेकिन इसके आसपास वालों से, इसके दोस्तों से अगर आप पूछोगे तो वो बोलेंगे हाँ यार कभी कभी बहुत ज्यादा सेल्फिश हो तो जाता है। अब राहु को अगर आप समझ रहे हो तो ये भी बहुत जरूरी है कि उसके डायरेक्ट अपोजिट केतु बैठे हुए होते हैं। अब केतु डिटैचमेंट का कारक होता है, राहु अगर फर्स्ट हाउस में बैठे हैं तो केतु सेवंथ हाउस में बैठ जाएंगे। ऐसे इंसान का जो वैवाहिक जीवन होता है उसमें हमेशा असंतोष बना रहता है। ऐसे लोगों के लिए वैवाहिक जीवन में अपने पार्टनर के साथ में दूरियां बन जाएं, वो फिजिकल डिस्टेंस भी हो सकता है, मेंटल डिस्टेंस भी हो सकता है। कई केसों में अगर ये बुरे ग्रहों से दृष्ट हो जाए, बुरे ग्रह सेवंथ हाउस में बैठ जाएं तो तलाक का कारण भी बन जाता है। लेकिन अगर बुरे ग्रह नहीं भी बैठे हैं, अच्छे ग्रहों की दृष्टि अगर नहीं पड़ी, गुरु की दृष्टि नहीं पड़ी, किसी तरीके से ये चीज सॉल्व नहीं हुई, रिजॉल्व नहीं हुई, तो मानसिक तलाक तो ये करवाता ही है। चाहे आप एक ही घर में रह रहे हो, चाहे एक साथ ही रह रहे हो, लेकिन ऐसे जो पति पत्नी होते हैं इनकी आपस में वैचारिक तलाक तो हो ही जाती है। एक ही घर में चाहे रहें लेकिन एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रह जाता। जिसकी भी कुंडली में फर्स्ट हाउस में राहु बैठा हो, इसके लिए सबसे अच्छी रेमेडी बोली जाती है कि इन्हें गणेश रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। सावन का महीना चल रहा है तो मैं रुद्राक्ष से रिलेटेड उपाय हर एक हाउस के लिए जरूर बताऊंगा। इन लोगों के लिए सबसे अच्छा होता है कि ये गणेश रुद्राक्ष धारण करें। फर्स्ट हाउस राहु वाले अगर गणेश रुद्राक्ष धारण करते हैं तो इनकी लाइफ के लिए ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। आगे बढ़े और बात करें सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस होता है धन का हाउस, फैमिली का हाउस, खाने पीने की आदतें, आपकी वाणी का हाउस। राहु अगर यहां पे आके बैठ जाएं तो ऐसे इंसान को पैसे के साथ में बहुत ज्यादा अटैच कर देते हैं। ऐसा इंसान जो होता है वो पैसे के पीछे हमेशा दौड़ता रहता है। अब आप कहोगे पैसे के पीछे तो हर एक इंसान दौड़ रहा है। ये वो होते हैं जो अगर महीने का 5 लाख भी कमा लें, 10 लाख भी कमा लें, 1 करोड़ भी कमा लें तो भी सेटिस्फाई नहीं होते। इन लोगों को हमेशा पैसे को लेके डिससेटिस्फैक्शन बना रहता है। मैंने कहा ना अटैच तो करेगा लेकिन डिससेटिस्फैक्शन भी वहीं से मिलेगा। खाने पीने का बहुत शौक होता है इसको, लेकिन हमेशा यही चीज रहता है यार यार वो भी खा लेता, अरे यार ये भी खा लेता। फैमिली से बहुत ज्यादा लगाव होता है इसको, लेकिन फैमिली से ही दुख मिलते हैं। अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करके देगा, सब कुछ करेगा अपनी फैमिली के लिए, लेकिन फिर भी इसको हमेशा ये मन में मलाल रहेगा कि इसको जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी, इसको जो फैमिली की तरफ से रिकग्निशन मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। ऐसे लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खास रेमेडी भी होती है कि राहु एक मूवमेंट का प्लैनेट है, ठीक है ना। अगर आप कोई ऐसी जॉब करते हो, कोई ऐसा काम करते हो जिसमें मूवमेंट बहुत ज्यादा है, घूमने फिरने का काम बहुत ज्यादा है, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, तो ये आपके पैसों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप विदेश जाके कोई काम करते हैं, विदेशी कंपनी में काम करते हैं, तो भी सेकंड हाउस में बैठा हुआ राहु आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। रेमेडी के तौर पे सेकंड हाउस में अगर आपके राहु बैठे हुए हैं तो आपको 3 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। ये आपको लाइफ में बहुत फायदा कराता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थर्ड हाउस के बारे में कि थर्ड हाउस में अगर राहु बैठ जाए तो आपके लाइफ में क्या असर डालते हैं। थर्ड हाउस माना जाता है हार्ड वर्क का हाउस, सिबलिंग्स का हाउस माना जाता है, ठीक है ना। ऑनलाइन चीजों का कारक माना जाता है थर्ड हाउस को। राहु अगर थर्ड हाउस में आके बैठ जाए,
हार्डवर्क के हाउस में आके बैठ जाएं, बहुत अच्छा नहीं होता थर्ड हाउस, इसको मेहनत का हाउस माना जाता है। खराब हाउस होने के बावजूद अगर राहु यहां पे आके बैठ जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि ये है ही मेहनत का हाउस। राहु मेहनत से अटैच करा देता है। अगर आप मेहनती हो गए अपनी लाइफ में, आपको मेहनत से पीछे नहीं हट रहे हो, आप बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले इंसान बन जाते हो, तो ये आपके लिए अच्छा है ना। दूसरों को देख के लग सकता है कि यार कितनी ज्यादा मेहनत कर रहा है, ये हमेशा लगा रहता है, काम करता रहता है, लेकिन आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है भाई। आप अगर कोई काम कर रहे हो, पूरे मन के साथ में कर रहे हो, वो करने में आपको अच्छा लग रहा है, आपको बहुत थकान नहीं हो रही, तो आपके लिए तो अच्छा है ना। इसीलिए थर्ड हाउस में जब राहु बैठते हैं तो इसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि ऐसा इंसान बहुत ज्यादा मेहनती बन जाता है। अगर ये बहुत ज्यादा स्किलफुल नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो भी मेहनत करके ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोगों से भी आगे निकल सकता है। सिबलिंग्स का हाउस माना जाता है इसको, तो अपने भाई बहनों से बहुत ज्यादा अटैच हो जाता है। ठीक है, ये ऑनलाइन चीजों का काम कारक माना जाता है थर्ड हाउस, तो ऑनलाइन चीज़ों से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जग जाता है इस इंसान का कि अपने बिजनेस को मैं ऑनलाइन कैसे लेके जाऊं, ऑनलाइन रिसर्च करने में इसका बहुत ज़्यादा मन करता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, डिससेटिस्फैक्शन भी राहु यहाँ पे देते हैं, तो जितनी भी मेहनत कर ले ये इंसान, दूसरे देख के थक जाएंगे इसको कि यार कितनी मेहनत कर रहा है, ये सेटिस्फाई नहीं होगा उस चीज़ से। काम के लिए अच्छा माना जाता है कि जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा, सेटिस्फाई नहीं होगा, उतना ही ग्रोथ करेगा। लेकिन पर्सनली अगर इस इंसान के लिए आप बोलोगे तो ये अपनी काम से, मेहनत से सेटिस्फाई नहीं हो पाता। अपने सिबलिंग से बहुत ज्यादा प्यार करता है, उनके लिए बहुत कुछ करके भी देता है, लेकिन उन्हीं से इसको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती। मैंने कहा ना सेकंड हाउस में फैमिली की चीज थी, यहां भाई बहनों के लिए ये बात आ जाती है। सिबलिंग्स के लिए सब कुछ करके देगा, लेकिन सिबलिंग्स से इसको वो डिजायर्ड रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती। ये हमेशा ये सोचता रह जाता है कि मैंने तो इन लोगों के लिए इतना कुछ किया, लेकिन ये मेरे को उतनी डिजायर्ड रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। लेकिन फिर भी अगर कहा जाए ओवरऑल, तो थर्ड हाउस के राहु को हमेशा अच्छा ही माना जाता है, क्योंकि ये इंसान अपनी लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल जरूर होता है। इनके लिए सबसे अच्छी रेमेडी के तौर पे अगर कहा जाए तो इन्हें 7 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। थर्ड हाउस राहु वालों के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना बहुत अच्छे फल देता है। आगे बढ़ते और बात करते हैं फोर्थ हाउस की। अगर राहु आपके फोर्थ हाउस में आके बैठ जाए, फोर्थ हाउस होता है माता का हाउस, भूमि भवन वाहन का हाउस, जो फैमिली एनवायरनमेंट होता है उसका हाउस माना जाता है फोर्थ हाउस को। तो राहु आपको इन सभी चीजों से अटैच कर देता है। माता से इसका बहुत ज्यादा लगाव होता है। अब माँ से तो सभी प्यार करते हैं, लेकिन ये वो इंसान होता है, अगर पिताजी ने माता को कुछ कह दिया तो ये पिताजी से भी बैठ जाएगा, कुछ ज्यादा विशेष लगाव हो जाता है इसको। लेकिन क्योंकि राहु बैठे हुए हैं तो ये इनकी माता को ही हड्डियों से जुड़ी हुई कोई परेशानी दे दे, ये भी देखने को मिल जाता है। ऐसा इंसान अपनी जमीन से बहुत ज्यादा प्यार करता है, अपनी प्रॉपर्टी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, गाड़ियों से बहुत ज्यादा प्यार होता है उसको। लग्जरी से अगर कहा जाए ओवरऑल, इसको अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा लग्जरी चाहिए होती है। ऑब्वियसली चाहिए तो सबको होती है, ये इंसान उसके लिए मेहनत भी करता है। और बहुत ज्यादा, मतलब होते ना कुछ लोग के पैसा कमा लिया अब उसको बचा के रखना है, नहीं, ये उन लोगों में से होता है जिसने पैसा कमाया है ना, तो अब उस पैसे से लग्जरी लेके आएगा अपनी लाइफ में। पैसे को संभाल के रखे ना रखे, लेकिन उसको अपनी जिंदगी में सुख सुविधाएं बढ़ाने के लिए यूज करता जरूर दिखेगा ये आपको। ये अपनी जिंदगी में पैसा बनाए ना बनाए, प्रॉपर्टी जरूर बनाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि उसको अपनी जिंदगी में लग्जरीज चाहिए होती हैं। ठीक है, सिर्फ कैश इकट्ठा करके रखे कि गरीबों की जिंदगी जी रहा है और पैसा बहुत सारा है जेब में, उनमें से नहीं होता ये। इसके पास पैसा है तो सबको दिखाई देगा कि हाँ भैया, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, सारी सुख सुविधाएं इसके पास दिखाई देंगी आपको। लेकिन क्योंकि उन्हीं चीजों से डिससेटिस्फैक्शन भी मिलना है, उन्हीं चीजों से असंतोष भी मिलना है, तो ये जितना भी बड़ा घर खरीद ले, इसे उससे बड़ा ही चाहिए होता है। कितनी ही महंगी गाड़ी खरीद ले, इसे उससे महंगी गाड़ी ही चाहिए होती है। तो ये अपनी लाइफ में बनाता है बहुत सारी प्रॉपर्टी, घर, गाड़ियां, लेकिन हमेशा इसे उससे बड़ी चीज की ही इच्छा बनी रहती है। अब इसके साथ में रहने वालों के लिए, इसकी फैमिली वालों के लिए तो ये बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन अपनी लाइफ में ये थोड़ा डिससेटिस्फाइड रहता है। हाँ, एक चीज जरूर होती है कि इसकी फैमिली में अगर एक छोटी सी भी प्रॉब्लम हुई, बाकी कोई उस प्रॉब्लम को ध्यान दे ना दे, कुछ करे ना करे, इसे सबसे ज्यादा दुख होता है उस चीज से। फैमिली एनवायरनमेंट में इसको शांति चाहिए, इसको फैमिली में खुशियां चाहिए। तो अपने लिए तो ये मेहनत करता ही है, अपने लिए लग्जरी करता ही है, लेकिन अपनी फैमिली वालों की लग्जरी का भी पूरा ध्यान रखता है। लेकिन उन्हीं चीजों से, उसी फैमिली से इसको कई बार डिससेटिस्फैक्शन भी होता है। फोर्थ हाउस राहु वाले जितने भी लोग होते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा उपाय होता है कि वो 6 मुखी रुद्राक्ष पहने। अगर 6 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं फोर्थ हाउस राहु वाले लोग, तो उनकी लाइफ में ये बहुत अच्छे रिजल्ट देने का काम करता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस में अगर राहु आके बैठ जाए तो फिफ्थ हाउस आपके पिछले जन्म के कर्मों का हाउस माना जाता है, बच्चों का हाउस माना जाता है, पढ़ाई लिखाई का हाउस माना जाता है, लव रिलेशंस का हाउस माना जाता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ये अपने लव रिलेशन में बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं।
आपने देखा होगा ना कुछ लोगों को कि अपने बाबू के लिए तो हम जान देने को तैयार हैं, ऐसे ही लोग होते हैं। राहु अगर 5th हाउस में आके बैठ जाए तो ये अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। पढ़ाई लिखाई करते हो आप इनको देख सकते हो कि ये पढ़ाई बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है ना। अब बाकी ग्रहों की क्या पोजीशन है उससे पता चलता है कि पढ़ाई में क्या अच्छा या बुरा करेंगे, लेकिन ये पढ़ते जरूर हैं। अब इसमें एक और चीज आ जाती है कि ये कितने भी नंबर लेके आ जाएं, लेकिन ये उससे सेटिस्फाई कभी नहीं हो पाते। मतलब जितनी मेहनत इन्होंने पढ़ाई के लिए करी है, इन्हें उसके बराबर के नंबर कभी नहीं मिलते। मतलब अगर ये 40 नंबर की मेहनत कर रहे हैं तो इन्हें 39 ही मार्क्स आएंगे। 100 की मेहनत कर रहे हैं तो 99 ही आएंगे, लेकिन जितना ये चाहते हैं उतने नहीं आ पाते, इसलिए हमेशा ये डिससेटिस्फाई रहते हैं। प्यार के रिलेशन में भी इनके लिए डिससेटिस्फैक्शन बना रहता है। ये अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उसके लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं, लेकिन इन्हें हमेशा ये शिकायत रहती है कि इनके जो पार्टनर हैं वो इनसे उतना प्यार नहीं करते, वो इनके लिए वो चीजें नहीं करते जो वो चाहते हैं। डिससेटिस्फैक्शन बना रहता है। सेम थिंग गोज फॉर चिल्ड्रन। बच्चों का हाउस होता है ये, या तो बच्चे होने में प्रॉब्लम होती है, देर से होंगे, हो नहीं रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हो, आईवीएफ वगैरह करा रहे हो, वो प्रॉब्लम आएगी। या फिर बच्चे होने के बाद में बच्चों की वजह से प्रॉब्लम होगी कि बच्चे बड़े शैतान हो गए हैं, परेशान हो कर रहे हैं, बात नहीं मान रहे हैं। बचपन में तो परेशान कर रहे हैं, बड़े होने के बाद में अब सुन ही नहीं रहे, बच्चों की वजह से इनकी लाइफ में परेशानियां होती जा रही हैं। ये भी देखने को मिल सकता है। अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करेंगे, लेकिन उनके लिए हमेशा परेशान रहेंगे। अब 5th हाउस जो है ना, ये पिछले जन्म के कर्मों का भी हाउस बताया मैंने। तो जब भी राहु की महादशा या अंतरदशा आएगी तो ऐसे में या तो इंसान को बहुत ज्यादा ऊंचा ले जाएगी या एकदम ही गिरा देगी। ऐसा क्यों? ऐसा होगा आपके पिछले जन्म के कर्मों की वजह से। तो बाकी जितने हाउसेस है उनमें तो कम या ज्यादा चीजें हो सकती हैं। 5th हाउस का राहु ये बहुत ज्यादा बड़ी ताकत रखता है। राहु की महादशा तो स्पेशली है, लेकिन अंतरदशा भी अगर राहु की आ रही है, 5th हाउस आपका राहु बैठे हुए हैं, तो आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। पिछले जन्म में अगर आपने अच्छे कर्म किए थे तो ये आपको रंक से राजा बना देगा, लेकिन अगर पिछले जन्म के कर्म, अब उसमें आप अभी तो कुछ कर नहीं सकते, तो पिछले जन्म के कर्म अगर आपके बुरे रहे होंगे तो ये आपको राजा से रंक बनाने का भी ताकत रखता है। तो 5th हाउस राहु के केस में आपको ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए। ये तो आप खास तौर पे देखोगे कि अगर 5th हाउस राहु की आपकी अंतरदशा भी आ रही है, प्रत्यंतर दशा भी आ रही है, तो ऐसे में इंसान जो है ना वो थोड़ा रिलीजियस हो जाता है। महादशा या अंतरदशा के टाइम पे वो किसी रिलीजियस प्लेस को विजिट करे, ऐसी किसी तीर्थ यात्रा पे जाए, या फिर गंगा जी के अंदर डुबकी लगाने को जाए, ऐसा तो 100% देखा जाता है। मतलब राहु की महादशा के टाइम पे इंसान कोई ना कोई तीर्थ यात्रा कहीं ना कहीं रिलीजियस प्लेस पे जरूर जाता है। तो अगर आपके 5th हाउस में राहु बैठे हुए हैं तो आपके लिए 11 मुखी रुद्राक्ष पहनना सबसे अच्छा माना जाता है। अगर 5th हाउस में राहु है, 11 मुखी रुद्राक्ष तुरंत पहन लीजिए, ये आपको बहुत अच्छे परिणाम दिलाता है लाइफ में। तो आगे बढ़े और बात करें 6th हाउस में अगर राहु आके बैठ जाए तो क्या होता है। 6th हाउस होता है रोग रिपु ऋण का हाउस। तो अगर 6th हाउस में राहु आके बैठ गए हैं तो राहु की महादशा अंतरदशा के समय में आपको कोई रहस्यमयी किस्म की बीमारी हो जाए, ये देखने को मिल सकता है। अब रहस्यमयी बीमारी का क्या मतलब हुआ? ऐसी बीमारी जो डायग्नोज ना हो रही हो, परेशानी हो रही है, तकलीफ हो रही है, डॉक्टर के पास जा रहे हो, डॉक्टर टेस्ट कर रहा है, उसमें कुछ निकल ही नहीं रहा, डॉक्टर बोल रहा है कि आप तो बिल्कुल सही हो, लेकिन इस इंसान को परेशानी होती रहती है, काफी ज्यादा खोजना पड़ता है, देखना पड़ता है, तब कहीं जाके बीमारी पता चलती है। और एक और चीज होती है, मिस डायग्नोज होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं ऐसे इंसान को। अगर आपके 6th हाउस में राहु बैठे हुए हैं, आपको कोई बीमारी डायग्नोज की जाए, एक बार उसको डबल चेक ट्रिपल चेक करवा लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि पहली बार में मिस डायग्नोज किया गया हो। ऐसा इंसान अपनी जिंदगी में अगर कर्जा ले, पहली चीज तो लेना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। ऐसे इंसान को खास तौर पे कर्जा अवॉइड करना चाहिए। अगर ऐसा इंसान कर्जा लेता है तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसे इंसान का कर्जा बढ़ता चला जाता है। उसी कर्जे को चुकाने के लिए और कर्जा ले रहा है, उसके लिए और कर्जा ले रहा है, धीरे धीरे वो कर्जा जो होता है वो उसके जी का जंजाल बन जाता है। ऐसे इंसान को जहां तक हो सके अपनी लाइफ में कर्जा नहीं लेना चाहिए। 6th हाउस में जब राहु बैठा हो तो ऐसे इंसान के दोस्त ही उसके दुश्मन बन जाते हैं। छुपे हुए दुश्मन इसकी लाइफ में देखने को जरूर मिलते हैं। कहने का क्या मतलब हुआ कि आप किसी इंसान को अपना दोस्त मान रहे थे, आप उसे अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा वैल्यू दे रहे थे, बहुत अच्छा मान रहे थे, लेकिन वही इंसान बाद में आपका दुश्मन निकल आए, ये देखने को मिल सकता है। अपने दोस्त इसके दुश्मन बन जाते हैं, छुपे हुए शत्रु होते हैं ऐसे इंसान के। ऐसे इंसान को नींद में भी प्रॉब्लम देखी गई है, रात रात भर करवटें बदलते रहे, नींद ना आ रही हो, नींद की किसी न किसी समस्या से ग्रसित रहे, ये भी देखने को मिलता है। इनके लिए सबसे अच्छा चीज माना जाता है अगर ये विदेश चले जाते हैं तो। अब ज्योतिष में विदेश का मतलब सिर्फ भारत से बाहर नहीं होता। जहां कहीं पे भी आप पैदा हुए हो, कोई भी ऐसी जगह जहां पे भाषा शैली बोली बदल जाए, उसे विदेश कहा जाता है।
दिल्ली का कोई इंसान मुंबई चला जाए उसे विदेश माना जाएगा, राजस्थान का कोई इंसान यूपी चला जाए उसे विदेश माना जाएगा, मध्य प्रदेश का कोई इंसान बंगाल चला जाए उसे विदेश माना जाएगा। जहां कहीं पे भी भाषा शैली बोली बदल जाए उसे विदेश कहा जाता है। अब इंडिया से बाहर जाओ तो विदेश है ही, भारत के अंदर भी अगर आप ऐसी किसी जगह चले जाते हो तो उसे विदेश माना जाता है। तो 6th हाउस में अगर आपके राहु बैठे हैं तो आपके लिए सबसे अच्छी चीज होती है कि आप विदेश चले जाइए। आपकी लाइफ में ज्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और आप अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे। इसके अलावा 9 मुखी रुद्राक्ष पहनना आपके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं 6th हाउस राहु वाले, तो भी आपकी लाइफ में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो कुंडली के 12 में से 6 हाउसेस के बारे में मैंने आज के एपिसोड में आपको बताया कि राहु अगर पहले से लेकर 6ठे हाउस तक बैठे हों तो ये आपकी लाइफ में क्या प्रभाव डालते हैं। अब बचे हुए जो 6 हाउसेस हैं इसके बारे में अब अगले वीडियो में बात करेंगे ताकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो। जो मेन चीज राहु के केस में समझाने वाली है वो सिर्फ इतनी ही है कि जिस हाउस में राहु बैठेंगे आपको उससे अटैच करेंगे, ठीक है ना, उसी से डिससेटिस्फैक्शन देंगे, उन चीजों को बढ़ा देंगे। तो जो उपाय आपको बताए गए हैं अगर आप वो करते हैं तो राहु को आप अपने लिए प्रॉब्लमैटिक ग्रह से बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला ग्रह भी बना सकते हैं। तो अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि आप जो सोचते हैं कि मैंने दोस्तों के लिए किया या बहन भाइयों के लिए किया, रिश्तेदारों के लिए किया, फिर भी मुझे उसके बदले में जो चीजें नहीं मिल पाती या मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाता, उसका रीजन क्या है। अब आज का एपिसोड हम यहीं तक रखते हैं। अब आपसे मिलेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।